नमस्ते 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे +2 क्लास की फर्स्ट पोइम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई आत्म परिचय। इस पोइम में हमने पढ़ा कि कवि आत्म कथात्मक शैली में अपने आंतरिक पीड़ा का वर्णन करता है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पद्यांश हैं। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। प्रश्न चिन्ह है इसलिए प्रश्नालंकार प्रश्नात्मक शैली। कवि कहते हैं कि सब प्रयत्न कर चुके हैं, संसार में आए और संसार से चले गए, सत्य किसी ने जाना। एक प्रश्न कर रहे हैं कवि कि आज तक कोई सत्य जान पाया है? किस सत्य की बात कर रहे हैं? परमात्मा से जुड़े हुए किसी सत्य की बात कर रहे हैं कवि। कोई अलौकिक सत्य की बात कर रहे हैं। जब कवि कोई ब्रह्म से जुड़ी हुई, परमात्मा से जुड़ी हुई कोई गहरी बात करे, वहाँ रहस्यवादी भावना होती है। तो काव्य सौंदर्य की एक पंक्ति में रहस्यवादी भावना का प्रयोग हमें अवश्य देने होंगे। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहते हैं कि इस संसार में नादान नासमझ लोग भी हैं, दाना विद्वान लोग भी हैं। यानी कि नादान लोग भी वहीं पर रहते हैं जहाँ पर विद्वान लोग रहते हैं, इसी पृथ्वी पर। फिर मूढ़ ने क्या जग, मूढ़ मूर्ख ने क्या जग, फिर से प्रश्न कर रहे हैं कि संसार मूर्ख नहीं है क्या, जो इस पर भी सीखे, फिर भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नालंकार। कवि ने यहाँ पर बताया कि संसार से लोग आए और चले गए, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाए हैं। तो फिर संसार के लोग मूर्ख नहीं हैं क्या, जो सत्य को सीखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीख रहा हूं। कवि कहते हैं आत्मकथात्मक शैली में कि मैं सीख रहा हूं। क्या सीख रहे हैं कवि? सीखा ज्ञान भुलाना। जो इस संसार में रह के मैंने ज्ञान अर्जित किया है, या जो मैंने सांसारिकता सीखी है, उसको भुलाया कैसे जाए, वो मैं सीख रहा हूं। प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में रहस्यवादी भावना, प्रश्नालंकार, अनुप्रास अलंकार, स्वर मैत्री अलंकार, मुक्तक छंद, खड़ी बोली। सेकंड में मैं से हमें पता ही आत्म कथात्मक शैली हमें इस आत्म परिचय पूरी पोइम में देनी है। काव्य सौंदर्य में मैं और जग और, कहाँ का नाता। और शब्द देखें बच्चों, 3 बार आया है। और इस और शब्द यमक अलंकार है। यमक अलंकार वो होता है जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे आपको एग्जाम्पल ध्यान होगा, काली घटा का घमंड घटा। चलो मैं लिख देती हूँ, काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द देखिए, घटा घटा बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। यहां पर घटा है बादल, और यहां पर घटा है कम होना। काले बादलों का घमंड कम हो गया, यानी कि दोनों घटा घटा शब्दों का अर्थ अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या डेफिनेशन रहेगी?
जब एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आए परंतु दोनों बार जितनी भी बार आए उनका अर्थ अलग अलग हो। यानी कि यहाँ पर और शब्द जो है 3 बार आया है और तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार रहेगा? यमक अलंकार। अब देखें, मैं और, कवि कहता है कि मेरा स्वभाव और है, अलग है। कवि का स्वभाव निस्वार्थ है, प्रेम वाला है। और जब जैसे हम राम और श्याम कहते हैं, दोनों में अलग अलग बताने के लिए, इसी प्रकार मैं और यानी मेरा स्वभाव प्रेम वाला है, निस्वार्थ है। और जग और संसार का स्वभाव स्वार्थी है, कठोरता का है, प्रेम नहीं है। कहाँ का नाता? यानी कि मेरा स्वभाव और संसार के लोगों का स्वभाव अलग अलग है, कोई नाता हमारे बीच नहीं है। मैं बना बना, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, केवल काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या अपनी बात पर बल देने के लिए। कितने जग रोज मिटाता, मैं बना बना कर। कवि तो सपनों में जीता है, सपनों में कितने ही संसार कोई बनाए, कितने ही मिटाए। कवि कहता है कि मैं तो पता नहीं कितनी बार संसार को सपनों में बना लेता हूँ और मिटा देता हूँ। जग संसार जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव धन संपत्ति सुख सुविधाएं, संसार के लोग इस धरती पर सुख सुविधाएं जोड़ रहे हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मुझे उस पृथ्वी से ही कोई मतलब नहीं है, मैं मेरे पांव से उस पृथ्वी को ही ठुकरा देता हूँ। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मुझे संसार के लोगों की, पृथ्वी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने सपनों में जीकर खुश हूँ। कवि ने अपने और समाज के विषय में बताया है कि समाज का उसके साथ कोई नाता नहीं है, उसका और समाज का स्वभाव ही नहीं मिलता। कवि को सांसारिक सुख सुविधाओं से भी कोई मतलब नहीं है। इसका काव्य सौंदर्य बनाएंगे, अलंकार देखेंगे, भाषा और छंद वही है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है रोदन रोना, निज मेरे खुद के अपने, मैं मेरे अपने रोने में राग लिए फिरता हूँ। कवि की जो ये आत्म परिचय गीति शैली में है, कवि जो कविताएं लिखते हैं उसकी राग की बात कर रहा है कि मैं ये कविता जो लिख रहा हूँ ये मेरा रोना है, मेरा दर्द है आंतरिक, और उसमें मैं राग लिए फिरता हूँ। उसमें एक राग है, गीतात्मकता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरे कहने का तरीका, मेरी वाणी शीतल है लेकिन उस शीतल वाणी में आग की भांति जलन है, दर्द छिपा है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप होते हैं राजा महाराजा, प्रासाद महल, निछावर न्योछावर कर देना। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर होता है टूटा फूटा, जो एक महल घर टूट गया है, थोड़ा सा ही शेष बस गया है। इस खंडर से तात्पर्य है यहाँ पर कवि का प्रेम में टूटा हुआ हृदय, यानी कि कवि का प्रेम सच्चा है लेकिन आज उसकी प्रियतमा उसके साथ ना होने पर वो एक खंडर की भांति बच गया है। लेकिन कवि उस हृदय पर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के महलों को न्योछावर कर देता है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को वो सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं हुआ होगा
जो कवि को हुआ है, और कवि अपने उस खंडर, उस टूटे फूटे महल या टूटा फूटा जो ईंटें बच गई हैं, मान लीजिए खंडर बच गया है, उसकी कोई सेप ही नहीं बची है, वो कवि अपने पास रख रहे हैं, उसको लिए फिर रहे हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। खंडर कवि का हृदय है और उन पर वो राजाओं महाराजाओं के बड़े बड़े महलों को न्यौछावर कर देता है। यानी कि कवि ने यहाँ पर अपने सच्चे प्रेम की ओर संकेत किया है कि सच्चे प्रेम के लिए, सच्चे प्रेम के सामने बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, मैं रोया तुम, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जो ये कविता है, ये केवल एक कविता नहीं है जिसे आप गाना मान रहे हैं, ये मेरा दर्द है, मैं रो रहा हूं। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ना होता है आंतरिक पीड़ा को कह के सुना देना। तुम कहते छंद बनाना, कविताओं की रचना छंद में की जाती है। जैसे ये हमारी कविता मुक्तक छंद में है, तो कविताओं की जो रचना है छंद में की जाती है। कवि कहता है कि मैंने अपनी हृदय की बातें, हृदय की पीड़ा तुम सब लोगों को सुनाई है, और आप सब कह रहे हैं कि ये छंद है। मैं रो रहा हूं, आप कह रहे हैं ये गाना है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि एक पाठकों से एक प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे लोग कवि क्यों कह रहे हैं, संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। दीवाना होता है प्रेम में पड़ने वाला व्यक्ति, अपनी मस्ती में रहने वाला व्यक्ति। मैं तो एक इस संसार का एक नया प्रेमी हूं, अपनी ही मस्ती में रहने वाला व्यक्ति हूं। संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं, मुझे कवि क्यों कह रहे हैं संसार के लोग। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं मेरे हृदय की पीड़ा का वर्णन कर रहा हूं। मैं छंद नहीं बना रहा हूं, मैं तो मेरे जो आंतरिक पीड़ा है उनका वर्णन दूसरों के सामने प्रकट कर रहा हूं। नेक्स्ट है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि वो एक पागल प्रेमी की भांति, अपनी मस्ती में रहने वाले व्यक्ति के भांति वेश लिए फिरता हूं। यानी कि एक दीवानों की भांति, दीवानों का वेश बनाकर फिरता हूं। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। मादकता एक नशा, निःशेष बिल्कुल, यानी कि मेरे अंदर एक नशा भर गया है, प्रेम का नशा, मस्ती का नशा। उस नशे को लिए मैं फिर रहा हूं। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मेरा मस्ती का संदेश ऐसा है जिसको सुनकर संसार के लोग झूम उठेंगे, झुकेंगे, मेरी बातों को स्वीकार करेंगे, लहराएं, खुश हो जाएंगे। कवि कहता है कि मेरे मस्ती के संदेश को सुनकर संसार के लोग मेरी बातों को स्वीकार करेंगे, खुशी से झूम उठेंगे। मैं दीवानों का वेश लिए संसार में फिर रहा हूं। काव्य सौंदर्य में कवि ने अपनी हृदय की पीड़ा का वर्णन करते हुए उस पीड़ा में मस्ती का संदेश दिया है। पीड़ा के साथ साथ अपनी पीड़ा तो व्यक्त की है, लेकिन दूसरों को मस्ती का संदेश भी दिया है। खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार है। ये थी हमारी
कविता आत्म परिचय, जिसमें कवि ने आत्म कथात्मक शैली में अपनी आंतरिक पीड़ा का वर्णन करते हुए उसमें सांसारिक यथार्थ चित्रण भी किया है। कवि ने संसार के लोगों का चित्रण भी किया है। सेकंड है हरिवंश राय बच्चन जी की ही दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन तेज गति से ढलता जा रहा है, यानी कि दिन ढलता है, रात की तरफ जा रहा है। इसमें प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता यानी कि कवि ने केवल दिन ढलना और शाम हो जाना, रात हो जाना की ही बात नहीं की है, बल्कि कवि एक दिन ढलने से एक दूसरी सोच को प्रकट कर रहा है कि प्रतिदिन व्यक्ति के दिन कम होते जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है, उसका दिन ढलते हुए जा रहे हैं। फर्स्ट देखें हम, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहता है कि पथ में, रास्ते में रात न हो जाए, यानी कि रात से यहां पर क्या तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो मंजिल पाना चाहता है, कोई कार्य करना चाहता है, कहीं उसके रास्ते में लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही उसकी मृत्यु ना हो जाए, कोई विघ्न ना आ जाए, कोई रुकावट ना आ जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। और यहां पर एक कवि ने व्यक्ति को एक ढांढस बनाने की कोशिश की है कि मंजिल दूर नहीं है, अगर कोशिश करोगे तो शीघ्र शीघ्र चलो, जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि दिन हमारे से ज्यादा रफ्तार से तेज चल रहा है। यह सोच थका दिन का पंथी सूर्य का प्रतीक होता है। कवि जिस प्रकार कवि ये मान रहे हैं कि दिन का पंथी जो सूर्य है अपने काम समय पर करता है, वह भी जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं रात ना हो जाए। कवि को वैज्ञानिक तथ्यों से कोई मतलब नहीं है कि सूर्य है तभी तो दिन है, और सूर्य चलता भी नहीं है, सूर्य तो स्थिर है। लेकिन वो बातें ना करते हुए कवि बताते हैं कि दिन का पंथी, का पंथी यहाँ पर संसार के सभी व्यक्ति हैं जो कुछ न कुछ लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहते हैं, जीवन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर से कवि कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि समय जो है दिन प्रतिदिन जल्दी के साथ ढलता हुआ जा रहा है, यानी कि रात की तरफ बढ़ रहा है। रात की तरफ बढ़ने का अर्थ है मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। कवि ने यहाँ पर एक शाश्वत सत्य जो मृत्यु है उसकी तरफ संकेत किया है, और लक्ष्य प्राप्ति में जो विघ्न आते हैं उनकी तरफ संकेत किया है। इसका हम प्रसंग देख सकते हैं। पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है में से अवतरित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि ने प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत किया है। काव्य सौंदर्य में फर्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, कवि ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील मनुष्य को समय की गति व परिवर्तनशीलता से अवगत करवाया है कि समय गतिशील है और समय परिवर्तनशील है, उससे अवगत करवाया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील व्यक्ति है उनको प्रतीकात्मकता है। दिन जो ढल रहा है वो सामान्य दिन की बात नहीं है, बल्कि मृत्यु की तरफ संकेत कर रहा है। कार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश,
प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, शांत रस, प्रसाद गुण, दृश्य बिंब और भाषा सरल सहज और मुक्तक छंद। हरिवंश राय बच्चन जी की दोनों ही जो पोइम है, दोनों में मुक्तक छंद है, ये बात आप ध्यान रखें। बच्चे प्रत्याशा होते हैं इंतजार में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों घोंसलों से। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया का जिक्र आया है। बच्चे किसके हैं? चिड़िया के। बच्चों का जिक्र है, चिड़िया के बच्चों का जिक्र है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, वात्सल्यता की भावना है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से घोंसलों से झांक रहे होंगे कि कब उनकी माँ जो चिड़िया है आए, उनके लिए दाना लेकर आए। यह ध्यान परों में, और ये बात जब चिड़िया को ध्यान आती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो उसके परों में, उसके पंखों में एक चंचलता भर जाती है। जिस गति से वो उड़ रही थी, वो गति उसकी तेज हो जाती है। क्योंकि उसे अपने बच्चों का ध्यान आता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर से वही कवि ने बात कही है यहाँ पर कि दिन जो है प्रतिदिन ढलते जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के दिन कम होते जा रहे हैं। मृत्यु की तरफ व्यक्ति दौड़ रहा है। इसलिए जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसमें देरी ना करें, उस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाएं। फिर कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं क्यों हूं किसके हित चंचल। कवि ने यहाँ पर एक अपनी करुणता का वर्णन किया कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। चिड़िया के साथ तो चिड़िया के बच्चे मिलने के लिए व्याकुल है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलने के लिए व्याकुल है, बच्चे चिड़िया के साथ मिलने के लिए व्याकुल है। इसलिए चिड़िया के पंख में तो तेजी आ जाती है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। मैं क्यों हूं किसके हित चंचल। चिड़िया तो अपने बच्चों के लिए चंचल हो गई, मैं किसके लिए चंचल हूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पैर को स्थिल कम कर देता है, मंद कर देता है। चिड़िया के तो पंखों में तेजी आ जाती है, लेकिन कवि के पैरों में धीमापन आ जाता है। भरता उर में विह्वलता है, और मेरे हृदय में ये बात व्याकुलता भर देती है। चिड़िया के मन में तो प्रेम आता है, चंचलता आ जाती है पंखों में, लेकिन कवि के पैर स्थिर पड़ जाते हैं, कवि कमजोर पड़ जाता है। कवि ने यहां पर अपनी व्याकुलता का चित्रण किया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर से वही बात कि समय परिवर्तनशील है, गतिशील है, दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है। प्रश्न अलंकार और प्रश्नात्मक शैली है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, स्वर मैत्री अलंकार है, मुक्तक छंद, खड़ी बोली और दृश्य बिंब है। कवि ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है पोइम में समय की क्षण भंगुरता, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता का वर्णन किया है। और यहां पर भी कवि ने इस पद्यांश में अपना वर्णन किया है कि मुझसे मिलने के लिए कोई तत्पर नहीं है।
करुण रस है, प्रसाद गुण है, यहाँ वात्सल्य रस है, यहाँ शांत रस है, प्रसाद गुण है। ये थी हमारी फर्स्ट पोइम आत्म। आगे इसके अभ्यास के प्रश्न हैं जो पोइम में से ही हैं। जिस स्टूडेंट को अच्छे से पोइम समझ में आ गई वो इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। फर्स्ट जो है, कवि ने एक और जग का भार लिए घूमने की बात कही और दूसरी तरफ जग का ध्यान न करने की बात। यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा था कि विरोधाभास है। कवि एक तरफ कहता है कि जग का भार लिए फिर रहा है, दूसरी तरफ कहता है कि जग का ध्यान नहीं करता है। जहाँ पर दाना वहीं नादान लोग भी रहते हैं, ऐसा कवि ने क्यों कहा होगा? क्योंकि पृथ्वी पर सभी प्रकार के लोग रहते हैं, विद्वान लोग भी रहते हैं और जो मूर्ख लोग हैं या जो नासमझ लोग हैं वो भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर वो दोनों समान रूप से रहते हैं। मैं और जग और, यहाँ पर कवि ने अपना और जग का जो स्वभाव है उसके बीच अंतर स्पष्ट किया था। और शब्द की विशेषता बतानी है और क्या क्या विशेषताएं बता रहा है शब्द। शीतलवाणी में आग, शीतलवाणी में आग से तात्पर्य कहने का तरीका शीतल है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो आग की भांति जलन पैदा करने वाली है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? घोंसलों से कि उनकी माँ कब आएगी, कब उनके लिए भोजन लेकर आएगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति किस विशेषता, जल्दी जल्दी की आवृत्ति किस विशेषता की ओर संकेत करती है? कि दिन जो है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बीतते हुए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो समय है व्यक्ति का वो कम होता जा रहा है। ये थी स्टूडेंट हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की फर्स्ट पोइम। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं आप अच्छे से पोइम को पढ़ के खुद इनके उत्तर बना के देखें, पोइम पढ़ के देखें। हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय, सह प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य। थैंक यू।